चलिए दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मेटलर्जी, है ना। पिछले लेक्चर में अपन बेसिक बातें कर चुके थे, मेटलर्जी क्या होती है और क्या होते हैं, मिनरल क्या होते हैं। उनके बाद जो बेसिक प्रोसेसेस हैं जैसे कि सिलेक्शन ऑफ ओर, है ना। उसके अलावा और भी जो चीज़ें थी, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, और फिर और ड्रेसिंग एंड कंसंट्रेशन, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन और ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोट फ्लोटेशन और इधर लीचिंग। लीचिंग में अपन ने बात करी थी बॉक्साइट की, है ना, Al2O3 में NaOH वाली बात करी थी। और दूसरी जो अपन ने बात करी थी दैट वाज गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, है ना। तो उनकी बातें अपन कर चुके थे। दोस्तों आगे आज बात करते हैं अपन, है ना। आज आगे मेनली अपने को बात करनी है जो आगे की चीजें, दैट इज रिडक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो जो अपन बातें कर चुके हैं उसके आगे अपन पढ़े। तो पहली स्टेप जो अपन कहाँ तक पहुंच चुके थे, अपन कंसंट्रेटेड ओर तक पहुंच चुके थे कि आपने पहले तो क्रशिंग ग्राइंडिंग करके आलतू फालतू की इंप्योरिटीज हटा दी, है ना। फिर गैंग वो सब, ये गैंग मैट्रिक्स फलाना ढिमका, और उसके अलावा फिर आपने और ड्रेसिंग कर ली तो फिजिकल इंप्योरिटीज और जो चीजें थी, मैग्नेटिक इंप्योरिटीज अगर हो, या फिर, है ना, सल्फाइड के लिए अपन फोर्थ फ्लोटेशन यूज करते हैं, ये सब जो इम्प्योरिटीज हैं। और लीचिंग में बेसिकली ऐसा था कि जो जो किसी चीज में सॉल्यूट, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, एक्वस मीडियम में आपका जो ओर है, मेन जो ओर है, उसको एक्वस मीडियम में सॉल्युबल कर लो, इम्प्योरिटीज सॉल्युबल नहीं रहेंगी तो इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी, और फिर जो कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ मिले उसकी कुछ और प्रोसेस करके आप अपना अच्छा खासा कंसंट्रेटेड मेटल ले सकते हैं, है ना। अब आपके पास कंसंट्रेटेड ओर मिली है, तो नेक्स्ट प्रोसेस नाउ इज द कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, है ना। कंसंट्रेटेड ओर को अपन काय में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में। कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऑक्साइड के बाद उसको फर्दर मेटल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर आएंगी वो सब चीजें। अच्छा, शुरू में अपन स्लाइड में पढ़ेंगे, फिर रिडक्शन के लिए मैंने सोचा कि डायरेक्टली ऐसे पढ़ा दूंगा रिडक्शन, मतलब बिना स्लाइड्स के, और फिर एलिंगम डायग्राम फिर से अपन स्लाइड्स की मदद से लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें दे रखी है, देख लेना वैसे उसमें क्या है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, अगर कोई और ऑक्साइड में नहीं है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम वगैरह में तो नहीं आता, बट मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसे कोई और है ना, कोई भी, जैसे सपोज कोई और है, उसको आप हमेशा मेटल ऑक्साइड में ही कन्वर्ट क्यों करते हैं? ऑक्साइड में ही क्यों कन्वर्ट करना, मुद्दा ही है, वाई ओनली ऑक्साइड, ऑक्साइड में ही क्यों? ठीक है, तो दो चार चीजें होती हैं। एक तो पहली चीज है कि ऑक्साइड की जो आगे की सारी प्रोसेसेस हैं, रिफाइनिंग और ये सब जितनी प्रोसेस है वो सब अपने लिए नोन है। दूसरी चीज, ऑक्साइड्स की सारी प्रोसेस सस्ती हैं, और मेटलर्जी में सबसे ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट होती है दैट इज इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑक्साइड्स में सस्ती पड़ती है। आप ओर्स को कन्वर्ट तो सल्फाइड में भी कर सकते थे, है ना। आप ओर्स को कन्वर्ट तो सल्फाइड में भी कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज कोई और है ना, सपोज कोई और है, सपोज मान लें Zn की मान लेते हैं, है ना। Zn, ये तो ऑक्साइड, ऑलरेडी मैंने ऑक्साइड ले लिया, है ना। ZnS है, ZnS ले लें, या फिर मेरे को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना तो ZnCO3 ले लो। इसको तो हीट करते हैं, है ना। कुछ सल्फर वाली और ले लेता हूँ, वैसे ही मैंने मन से लिए, है ना। ऐसे ऐसे ZnSO4 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक चीज़ है, हीट करके आप ऑक्साइड भी बना सकते थे और किसी न किसी प्रोसेस से सल्फाइड भी बना सकते थे। चलो ऐसा करते हैं, ये टॉपिक को अपन थोड़ी देर बाद बात करते हैं, क्योंकि अभी रिलेवेंट नहीं है, अभी रिलेवेंट नहीं है ऑक्साइड और सल्फाइड वाली चीज़। ठीक है, कब ऑक्साइड कब सल्फाइड, दैट इज नॉट रिलेवेंट एज ऑफ नाउ। ठीक है, अभी के लिए अपन बात करते हैं कि कोई भी ओर को आप उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की क्या क्या प्रोसेस है। ये क्लास 10th में भी थी, तो अभी अपन मान के चलते हैं इकोनॉमिकल पड़ता है, ये होता है वो होता है ना। चलिए, क्लास 10th में भी थी ये सब प्रोसेसेस। तो कन्वर्जन टू ऑक्साइड बेसिकली दो प्रोसेस है, वन इज कैल्सिनेशन एंड अनदर इज रोस्टिंग। याद आ गया 10th क्लास का? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आया। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, इनके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, क्योंकि अपन ने स्लाइड भी अरेंज करवाई उसी मैनर में। तो कैल्सिनेशन होती है पहली प्रोसेस, और दूसरी प्रोसेस होती है रोस्टिंग। कोई चीज रोस्ट करते हैं ना, तो प्रेजेंस ऑफ एयर में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में चीजों को रोस्ट करते हैं। ठीक है, तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, देखो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है टू कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, किसी भी चीज को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेसेस हैं, है ना। तो दोस्तों जैसे सपोज कार्बोनेट है, मैं मानूं कार्बोनेट है, CO3 है, तो एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या
क्या कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बाहर से बाहरी तरीके से ऑक्सीजन लानी पड़ेगी क्या? आंसर शुड बी वेरी क्लियर नो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अगर किसी और में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको डायरेक्ट धमाधम हीट कर दो ना, डायरेक्टली हीट कर दो, तो क्या बन जाएगा ZnO प्लस CO2। बट अगर मैं इसी केस में ये पूछूं कि साहब Zn का इसी ऊपर ले लेता है, ZnS, है ना, अभी मैं थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ। तो ZnS, अब ZnS को ऑक्साइड में कन्वर्ट, हीट कर दो, हीट कर दो। अबे हीट करने पे ऑक्सीजन कहाँ है जो हीट कर दो? तो यहाँ पे आपको बाहर से ऑक्सीजन लानी पड़ेगी, ऑक्सीजन की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना, ऑक्सीजन की हेल्प लेनी पड़ेगी। हीट करोगे तो क्या बनेगा? ZnO प्लस SO2। तो सर वो अच्छा है, तो आपने 10th वाली बात कर ली रटने वाली कि सर कार्बोनेट हो तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड तो रोस्टिंग। नहीं, मैं 10th में नहीं, अपन अभी 12th में है, ठीक है। अगर किसी भी ओर में, अगर किसी भी ओर में ऑक्सीजन की एक्सटर्नल प्रेजेंस, इंटरनली प्रेजेंट हो तो अपन उसको मना नहीं करेंगे, भगाएंगे थोड़ी कि भाई तू निकल। एक्सटर्नल प्रेजेंस अगर रिक्वायर्ड नहीं हो किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, अगर एक्सटर्नल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं हो, डायरेक्ट हीटिंग करने से काम हो जाए, तो उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। स्कूल एग्जाम में लिखते हो हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज पार्शियली रॉन्ग, बट या यू कैन राइट इन स्कूल एग्जाम, ना। जेई के हिसाब से एक्सटर्नल ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े तो कैल्सिनेशन, और एक्सटर्नली ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो रोस्टिंग। सर कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग, स्कूल एग्जाम में लिख देना, ठीक है। अब लॉजिक की बात करो, जैसे ये तुमने रट लिया, ये तुमने रट लिया, अब मेरे को बताना, जैसे सपोज ये कोई और है, ये भी कोई और ही है ना। अब बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड हो रहा है। हाँ, ऑलरेडी ऑक्साइड हो रहा है, 2 ही क्यों लिया सर? इच्छा हो रही थी 2 ले लिया तुम्हारी, मतलब रैंडमली लिया है मैंने, कुछ भी 5 7 कुछ भी ले सकते हो, MgS4.7H2 भी ले सकते हो, ठीक है। अब इस और के लिए मेरे को बताओ, इसको ऑक्साइड में, प्योर ऑक्साइड में हाइड्रेटेड फॉर्म है ना, या फिर हाइड्रोक्साइड ले लो, FeOH होल थ्राइस 6/2 3, हाँ। तो ऑक्साइड्स ले लो, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ले लो, हाइड्रोक्साइड्स ले लो, तो उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? आंसर होगा नहीं साहब, उसमें इंटरनली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डायरेक्ट हीट कर लो तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस जो 2 मोल पानी है, 2 को लिए मैंने बोल रहा हूँ रैंडमली लिया है, कोई फिक्स नहीं है, तो इसमें एब्सेंस। तो सर कैल्सिनेशन हुआ, रोस्टिंग, सीधी सी बात है ना, एक्सटर्नली ऑक्सीजन लग रहा है, एक्सटर्नली ऑक्सीजन लग रहा है तो रोस्टिंग, और एक्सटर्नली ऑक्सीजन नहीं लग रहा है तो इट इज कैल्सिनेशन, है ना। कैल्सिनेशन में एक्सटर्नली ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, इसमें एक्सटर्नली ऑक्सीजन लग रहा है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, और एक बहुत कॉमन, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है। ये कि सब कैल्सिनेशन से भी जो है, चलो वो कॉमन चीज, चलो बता देता हूँ। कैल्सिनेशन से CO2 निकल रही है, रोस्टिंग से SO2 निकल रही है, मतलब कोई ना कोई गैसेस निकल रही है। तो अगर आपने देखा ना, और में से कोई ना कोई गैसेस निकल रही होगी, फटफट फटफट छोटे छोटे छेद करके, तो जैसे खमंड में होता है ना, हाँ वही वही, तो CO2 निकलती है। CO2 निकलने से क्या होता है, जो खमण में बीच बीच में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो चीज पोरस हो जाती है। अब बाहर से डालो चटनी, लाल चटनी, हरी चटनी, सॉस, कुछ भी डाल दो तो एकदम नीचे तक पहुंच जाता है। यहाँ पर भी वही चीज है। तो CO2 और SO2 के निकलने से जो अपनी ओर है वो पोरस हो रही है। पहली चीज, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो रिएक्शंस का डेल्टा G नेगेटिव होता है। दूसरी चीज, सस्ता पड़ता है। तीसरी चीज, ऑक्साइड्स की आपको सारी प्रोसेस, अपने जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में काम करते हैं लोग बाग, उन लोगों को मालूम है। उसके अलावा ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करोगे इन प्रोसेसेस से, जो गैस निकलेंगी वो आपके सब्सटेंस को पोरस बनाएंगी। पोरस से क्या हो गया सर? अरे जैसे अगर मानो खमंड में वो छेद नहीं होते तो चटनी तो सिर्फ ऊपर के सरफेस पे जाती, खमंड में वो छेद है इसलिए चटनी ऊपर से नीचे पूरी हर जगह फैली है दोस्तों। तो सर चटनी का अचार डाले, अरे अचार वचार नहीं डालना है। जैसे कोई बहुत बड़ा सा मेटल का पीस है, आप उस पर कोई केमिकल रिएक्शन कराना चाहते हो तो आप चाहते हो ना कि पूरे के पूरे मेटल पे केमिकल रिएक्शन हो, ऐसा तो नहीं कि सरफेस पे हो जाए। तो इससे पोरस, और के पोरस होने से बहुत फायदा होता है, ठीक है, पोरस होती है। दूसरी चीजें और फायदे होते हैं जो मैं यहाँ पे लिखे हुए आएंगे, मैं बता देता हूँ कि जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, जैसे हीट विट करोगे तो सल्फर जो है वो, अगर एक्सटर्नल इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो SO2 बना के निकल जाएगा, आर्सेनिक हो तो AH2O3 बना के निकल जाएगा। तो एक्सटर्नल इंप्योरिटीज सारी की सारी निकल जाती हैं। डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समानता क्या है कि द ओर बिकम मोर पोरस, है ना, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। एक और समानता है कि बोथ आर परफॉर्म्ड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। दोनों की दोनों, कैल्सिनेशन ले लो या रोस्टिंग ले लो, दोनों को रिवर्बरेटरी फर्नेस में कराते हैं। सर ये क्या बला है? कुछ नहीं यार, फर्नेस मतलब भट्टी, भट्टी आ रहे हैं भट्टी, अरे वो एक ऐसे बड़ी सी एक तरीके से रेक्टेंगल भट्टी है, ऊपर से ओ डालते रहो, नीचे एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल जैसे चीनी बीनी के होते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर आप जैसे कभी वो भट्टी सुनी होगी ना तुमने, ईंट की भट्टियां, है ना, तो अगर
अंदर मटेरियल ही रिफ्रैक्टरी ना हो तो आपकी ओर के पहले वो मटेरियल जल जाएगा, है ना। तो जैसे तुमने वो देखा होगा थर्मस है या चीनी है, वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल जैसी चीज होती है तो वो गर्म नहीं होती है, बल्कि अगर आप कागज डिस्पोजल में चाय लाओ तो वो गर्म रहती है ना। अपने को फील होता है, मतलब बाहर से जलने वलने की भी रहती है, थर्मस में इतनी ज्यादा फील नहीं होता है क्योंकि मटेरियल है उसने ये सब चीजें एब्जॉर्ब कर रखी है। ठीक है, तो मटेरियल ऐसा ही रहता है, थर्मस वाला नहीं लेते हैं, वो महंगा पड़ता है। दूसरी चीजें बहुत होती है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और इन सब के अलग अलग भट्टियों के फर्निशिंग होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, ताकि मटेरियल डिस्ट्रॉय ना हो। बट वो मैं पता नहीं क्यों बात कर रहा हूँ, अब इतनी बात करी है तो सुनी लो, उनको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बड़ी बड़ी भट्टियों में जो लाइनिंग होती है, बड़ी बड़ी भट्टियों में जो एक कोने की लाइनिंग होती है, इंटरनल कोने की, मतलब अपन भट्टी में जाएंगे तो अपने लिए तो इंटरनली हुआ ना कोना, और भट्टी के लिए एक्सटर्नल हुआ, समझ रहे हो। तो लाइनिंग है वो रिवर्बेटरी वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल की होती है। सर आप रिवर्बेटरी फर्नेस की बात कर रहे थे, कुछ नहीं होता, एक बड़ा सा ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप फर्नेस होता है, रटने की जरूरत नहीं है ना। सर दोनों सर सेम कैसे, एक्चुअली में क्या करते हैं, मैं सिर्फ एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे को आता भी नहीं एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हैं, रेक्टेंगुलर है तो सर दोनों डिफरेंट, तो सर साथ में कैसे कराएं, कुछ डिफरेंट नहीं है। एक उधर से लिड लगी रहती है, लिड मतलब क्या बोलते हैं लिड को, अरे वो क्लोजिंग टाइप लगा रहता है, ठीक है। तो अगर आपको कैल्सिनेशन कराना है ना, अगर आपको कैल्सिनेशन कराना है तो उस लिड को बंद ही रखते हो ताकि बाहर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लेना देना नहीं हो पाए, आदान प्रदान नहीं हो पाए। और परंतु जब आपको रोस्टिंग करनी होती है तो उस लिड को खोल के रखते हो कि ऑक्सीजन आए, क्योंकि भैया जब ऑक्सीजन आएगी तभी रिएक्शन आगे जाएगी। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है, होती दोनों रिवर्बेटरी फर्नेसिस में ही है ना, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, रोस्टिंग सल्फाइड। बट ऐसा रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑक्साइड के लिए वो करा ली। सल्फेट, सर सल्फेट तो सल्फाइड जैसा होगा, नहीं, सल्फेट सल्फाइड जैसा नहीं होगा। सल्फेट में भी इंटरनली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप बाहर से ऑक्सीजन क्यों दोगे, बाहर से ऑक्सीजन क्यों दोगे, ZnO प्लस SO2 बनेगी वहां पर, तो ZnO प्लस SO2 प्लस O2 या फिर ZnO प्लस SO3, वो सब छोड़ो, ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है। तो ये मत बोलना सर सल्फाइड में तो ऑक्सीजन दी, अब सल्फाइड में तो रोस्टिंग कर ली, वहां भी रोस्टिंग करो, अबे वो कोई रटने के लिए थोड़ी बना है, वो अपने हिसाब से चलेगा केमिस्ट्री के हिसाब से। इंटरनली ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो डायरेक्ट हीट करो, बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं। तो ZnO प्लस SO3 या फिर SO2 प्लस O2 जो भी हो, है ना, वो होंगी चीजें। तो अपन देखते हैं इन लोगों ने जो अपन ने स्लाइड्स बनवाई हैं, है ना, तो उसमें अपन ने क्या क्या चीजें इसको अच्छे फॉर्म में लिखा है। अभी मैंने ऊपर ऊपर से बताया है, नोट्स बनाने के हिसाब से अपन स्लाइड्स की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्लाइड की बातें करें तो पहले इन सबको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इन पे स्लाइड अच्छी नहीं लगेगी, देखो अच्छी नहीं लग रही ना, मिटाना पड़ेगा। F2O3 को भी मिटाने वाला था मैं, तो मिट ही नहीं रहा था बेचारा। रिवर्बेटरी फर्नेस, रिवर्बेटरी फर्नेस, ठीक है। तो देखिए कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है वही है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी है अपन ने यहाँ पे कि साहब बिलो फ्यूजन टेम्परेचर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो पता चला आप हीट ही इतने टेम्परेचर पे कर रहे हो, आप हीट ही सब्सटेंस को इतने टेम्परेचर पे कर रहे हो कि वो मेल्टिंग पॉइंट रीच कर चुका है। तो भैया जब कोई सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट रीच कर चुका होगा तो वो तो फ्यूजन, समझ रहे हो, तो मेल्ट हो जाएगा ना, फिर तो वो सॉलिड सॉलिड ना रहा, है ना। तो जो हीटिंग वीटिंग करते हैं ना वो मेल्टिंग पॉइंट पे कम टेम्परेचर पे करते हैं, फिर चाहे वो कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, क्योंकि अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट सारे टेम्परेचर पे करोगे तो फिर तो वो दोस्तों मेल्ट ही हो जाएगा ना, पिघल जाएगा, फिर क्या मतलब रहेगा, पिघल गया तो। ठीक है चलिए, है ना। तो ये देखो नॉर्मली है XH2 है, मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लिया था बट वो XH2 है, ये कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपने नॉर्मली हीट करा है तो इट इज कैल्सिनेशन, है ना। ये कार्बोनेट है, इसको भी आपने नॉर्मली हीट करा है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब CaCO3.MgCO3 को डोलोमाइट बोलते हैं, DOLOMIT। जब मैं ओर्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो आपको याद रखना है डोलोमाइट, ठीक है। तो इसको हिट करोगे तो CaO प्लस MgO प्लस CO2 निकली, तो ये कैल्सिनेशन है। और देखो इनको कन्वर्ट कर दिया अपन ने ऑक्साइड ओर में, है ना। नाउ कमिंग टू रोस्टिंग, रोस्टिंग में आपको एक्सटर्नली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, टेम्परेचर यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट से कम ही होना चाहिए हमेशा, है ना। चलिए चलिए सल्फाइड के बारे में है, सल्फाइड को ऑक्सीजन दोगे तो ऑक्साइड प्लस SO2 बनेगा, है ना। तो ये सारी सल्फाइड की रिएक्शन दे रखी है। अब ये जो बाहर से SO2 निकली है उससे H2SO4 बना सकते हो, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है।
पर वैसे करते नहीं है, क्योंकि H2SO4 से फिर एसिड रेन बन जाती है, तो वो अलग कहानी हो जाती है। तो ये दोनों मैंने लिखा, सल्फाइड और ऑफ कॉपर, या फिर वो कैल्सिनेशन भी कराओ या रोस्टिंग भी कराओ, दोनों रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही होती है ना। ये तो मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्लैग और ये सब चीजें मेरे को आगे पढ़ानी है। अभी मैं कार्बन रिडक्शन में पढ़ा दूंगा, या तो कभी और पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी पढ़ाने से आपको होगा कंफ्यूजन। एक वर्ड सुन लो, स्मेल्टिंग। जनरली स्मेल्टिंग मतलब अपने सिलेबस में, जेई और नीट के सिलेबस में, या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से स्मेल्टिंग मतलब कार्बन रिडक्शन होता है ना। बट एज अ होल स्मेल्टिंग मतलब कार्बन रिडक्शन सिर्फ एक ट्रिक है। एक्चुअली स्मेल्टिंग मतलब कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस आप जब मोल्टन फॉर्म में करा रहे हो, स्लैग और ये सब बन रहे हैं, तो उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। अभी भी आपको नहीं समझ आया होगा, क्योंकि अभी अपन ने कार्बन रिडक्शन और ये सब चीजें पढ़ी नहीं है। तो एज अ डेफिनेशन, स्मेल्टिंग मतलब किसी भी चीज को, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एनी मोल्टन मटेरियल या मोल्टन मेटल इन क्रूड फॉर्म। किसी भी मोल्टन चीज को, मोल्टन मेटल के बारे में आप जब प्रोसीड करोगे, तो उस रिएक्शन को स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल। ठीक है, अभी फिर से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अभी उसमें कुछ समझाया ही नहीं मैंने, सिर्फ स्लाइड के तौर पर इंक्लूड करा है उसको, है ना। अब जो है, अब आएंगी चीजें इंपॉर्टेंट। तो अब इनके इनके बदले में अपने तरीके से पढ़ाना प्रिफर कर लेता हूँ, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, रिडक्शन इनटू ऑक्साइड, रिडक्शन इनटू ऑक्साइड अपन ने पढ़ लिया। तो अब अपन आते हैं अपने इस पे। ठीक है, तो अभी तक अपन मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी भी मेटलर्जी ही पढ़ेंगे, लोड वाली बात नहीं है। बट अभी तक अपन ने सपोज कोई ओर है, ओर का कन्वर्ट कर लिया इनटू ऑक्साइड, तो अपने पास मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है, मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है। अब मेटल ऑक्साइड के तो दो तरीके मेनली है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। क्लास 12th में पहुंच चुके हैं अपन, या फिर 13th में होंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से क्वेश्चन कम ही आते हैं, बस थोड़ी सी आपको उसके इनसाइट्स पता होने चाहिए। परंतु जब मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को आप कन्वर्ट करोगे मेटल में, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। अब तुम बोलोगे सर मेटल में कन्वर्ट हुआ तो कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइज भी हुआ होगा। यस यस यस, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड को डालते हैं सपोज रिड्यूसिंग एजेंट में, तो Ra मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बेशक 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 ऑक्सीडाइज हुआ होगा, बट वो अपना मुद्दा जब अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि कौन कैसे ऑक्सीडाइज हुआ होगा। ठीक है, कौन कैसे ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। एंड दोस्तों, रिडक्शन प्रोसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, कोई भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी भी है, और मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी ज़्यादा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, क्या कार्यक्रम है, क्या व्यवस्था है। सर सब बढ़िया, अरे वो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले ऐसा करता हूँ, मैं फिर से अपनी प्यारी सी रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ, अपनी प्यारी सी रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ फिर से। आओ दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें। हाईली रिएक्टिव, लीला की बात काका ना मांगे, अलमारी, ये हाईली रिएक्टिव है ना। फिर आते मॉडरेटली, मंजन करो, मंजन कर। फिर सीडी, सीडी को नी सुनेंगे प्रभु। बट एक मजे की बात बताऊं, सीडी को नी इज नॉट इन आवर सिलेबस। कैडमियम, कोबाल्ट और निकल की मेटलर्जी अपने सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप इसको हटा भी दो, सीडी को नी, ठीक है, सीडी को नी हटा भी दो, तो मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु से भी आपका मेटलर्जी का काम हो जाएगा। ठीक है, मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु। और फिर आगे है क्यों, है ना, है क्यों होगी आज और पार्टी। प्लेटिनम की मेटलर्जी भी सिलेबस में नहीं है, तो प्लेटिनम को भी हटा दो। ठीक है, प्लेटिनम को भी हटा दो। तो देखो, इनके जो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स हैं, वैसे जनरली ऑक्साइड होते हैं, हेलाइड्स भी हो सकते हैं, बट अभी ऑक्साइड की बात करो इन जनरल, बाकी स्पेसिफिक चीजें आएंगी तो मैं वहां पर कवर करा दूंगा। देखो, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं, मतलब हर कोई, तो देखो उनकी क्या तमन्ना है अपने को नहीं मालूम। अपने को अपनी, अपन चाहते हैं कि अपने को जो मेटल है साहब सस्ते से सस्ते दाम में मिले, और उसके लिए जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है जहाँ से ये सब चीज़ें होते आ रही है, वो सस्ते से सस्ती कॉस्टिंग पे होगा, तभी अपने को सस्ते में पड़ेगा।
ठीक है, नहीं तो आप सब में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर दो, सब में हो जाएगा, बट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से जो आपका फिलहाल आयरन या एल्यूमिनियम का भाव है, एल्यूमिनियम में तो करते ही है खैर, आयरन का जो भाव है वो फिर यार बहुत बढ़ जाएगा, थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आयरन वगैरह बहुत ही ज्यादा यूज आता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो अपन चाहते हैं कि सब सस्ते से सस्ते में निपट जाए। सबसे सस्ती प्रोसेस ठिलवई, अरे ठिलवई तो ठीक है ना, वो तो अपन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे सस्ती प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो देखो ऐसा है कि ये सब चीजें मैं फिर से लिखूंगा, इसको एक बार लिख के मिटा रहा हूँ। सबसे सस्ती होती है साहब, देखो सस्ती वस्ती तो तीन चार चीजें सस्ती होती हैं। एक होती है हाइड्रोमेटलर्जिकल। हाइड्रोमेटलर्जिकल में क्या करते हैं अपन, पानी लेते हैं, पानी के साथ कुछ ना कुछ करके रिड्यूस करते हैं, और ये अपन पढ़ चुके हैं, बताऊंगा कब। ठीक है, दूसरी बात होती है थर्मल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन, अबे थर्मल थर्मल में तुम थर्माइट सुन लोगे, इसलिए मैं थर्मल की जगह तुमको पायरोमेटलर्जी लिखा देता हूँ, नहीं तो बोलो सर थर्माइट और थर्मल बिल्कुल अलग है। पायरो का मतलब आपको पता होगा, हाँ सब पता है, पायरो मतलब हीट होता है ना। तो हीट की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करते हैं तो पायरो रिडक्शन, इसमें पानी देना पड़ता है, इसमें हीट देनी पड़ती है। एक होता है सेल्फ रिडक्शन, एक होता है सेल्फ रिडक्शन, जहां पे आपको सिर्फ चिंगारी की तरह थोड़ी सी ऑक्सीजन देनी रहती है, फिर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर आपस में सेल्फ सेल्फ गुटर को सेल्फ रिडक्शन कर लेता है, सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, है ना। एक और चीज होती है हाइड्रोजन रिडक्शन, बट वो अपने एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इसकी बातें नहीं करी है, तो मैं भी इसकी बातें नहीं करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है एल्यूमिनियम रिडक्शन, एक होता है मैग्नीशियम के द्वारा भी कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा बातें मैग्नीशियम रिडक्शन की नहीं करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा बातें नहीं है। और फिर सबसे जो निहायती है, जो सबको निपटा देती है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सबको निपटा देती है, जो आएगा, जो इसके रास्ते में आएगा, सबको भम 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 निपटा के निपट लेगी। ठीक है सर, इतना सारा लिखवा दिया आपने, समझ तो कुछ आया नहीं, अबे सब समझ आएगा, लोड नहीं लेना, लोड नहीं लेना, सब समझ आएगा। ठीक है, तो पहली चीज, तो सपोज अगर मैं नहीं मिटाना नहीं चाहूँ तो इसको मैं लेता हूँ हाइड्रोमेटलर्जिकल को 1, पायरोमेटलर्जिकल को 2, सेल्फ रिडक्शन को 3, कार्बन या कार्बन मोनोरिडक्शन को 5, एल्यूमिनियम के लिए सॉरी हाँ 5, और इसके लिए 6। ठीक है, अब मैं पूछूँ क्या, चलो पहले मैं बता देता हूँ। हाइड्रोमेटलर्जिकल मतलब जो पढ़ी थी गोल्ड सीमेंट एल्यूमिनो थर्माइट, नहीं गोल्ड सीमेंट थोड़ी, अभी गोल्ड सीमेंट था एल्यूमिन, कुछ भी बोलते रहता हूँ मैं भी यार। अरे वो थी ना मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस, मैं खुद ही इधर उधर होते रहता हूँ, बट याद है मेरे को, है ना, लोड नहीं लेना। मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस, तो उसमें दोस्तों अगर तुमको याद हो तो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पानी भी लेते हैं साथ में, सिल्वर और गोल्ड या फिर उनकी और के साथ पानी भी लिया था, और कुछ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जैसे CN लिया था, CN नेगेटिव KCN, बट पानी की प्रोसेस में एक्वस सोल्यूशन, एक्वस कंपाउंड, एक्वस कॉम्प्लेक्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोमेटलर्जिकली जनरली गोल्ड, और अभी ये क्या लिखा है कि होंगी आज और पार्टी, तो आज और पार्टी है ना, ये सिल्वर को तो बेचारे को भूल ही गया, सिल्वर को थोड़ी भूलना चाहिए, है ना, चांदी है भैया हाइड्रोमेटलर्जिकल। तो सिल्वर और गोल्ड या तो दोनों में अलग अलग लिख देता हूँ, है ना, ये AG है। सिल्वर के लिए भी आप हाइड्रोमेटलर्जिकल कर सकते हो, गोल्ड के लिए भी कर सकते हो, और अपन पढ़ चुके हैं कौन सी, मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस, मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के लिए एज सच हाइड्रोमेटलर्जी से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, तो इसके लिए या तो पायरोमेटलर्जी यूज़ करते हैं कि इसके ऑक्साइड के साथ हीट कर दो। क्यों सर ऑक्साइड के साथ क्यों हीट कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, बट इनकी ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी कम है, तो आप थोड़ी सी भी हीट दे दोगे, थोड़ा सा भी इसको गर्म कर दोगे, तो ऑक्सीजन को निपटा देगा वो। बोले ठीक है ऑक्सीजन भैया हमारा आपके प्रति प्यार कम था, हमारे को हीट आ रही है, हम आपको निपटा रहे हैं, परंतु वो नहीं निपटाएगा, ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी बहुत है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप हीट करके भी कर सकते हो। मजे की बात, सिल्वर को भी आप थर्मल रिडक्शन या हीट की प्रेजेंस में या पायरोमेटलर्जी से कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, कॉपर को भी आप पायरोमेटलर्जी से कर सकते हो, पर जनरली जो कॉपर के लिए जो हीट है वो थोड़ी सी ज्यादा लगती है, तो कॉपर को अपन पायरोमेटलर्जी से प्रिफर नहीं करते कर सकते हो, यस कर सकते हो, प्रिफर नहीं करते हैं। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिडक्शन 3 लोग करते हैं अपने सिलेबस में, और वो तीनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो करता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी करता है, कॉपर करता है, और लेड करता है ना, PbCuHg।
मर्क्यूरी, कॉपर, लेड। अब एग्जाम्स में सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग और दे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग और कैन बी रिड्यूस्ड बाय सेल्फ रिडक्शन, 4 और दे दी। अब वो और आपको याद होना चाहिए, लेड, मर्क्यूरी या कॉपर की हुई हो या तो सेल्फ रिडक्शन से आप रिड्यूस कर सकते हो। जिंक की हुई तो सेल्फ रिडक्शन से नहीं कर सकते हो, तो ये सेल्फ रिडक्शन से ये चीजें हो जाती हैं। कार्बन रिडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट है। तो आप SN वगैरह यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आयरन भी आप यूज कर सकते हो, क्रोमियम आप यूज नहीं कर सकते हो, और जिंक कर सकते हो, है ना। PB भी कर सकते हो, PB भी कार्बन रिडक्शन से कर सकते हो, बट जब सेल्फ रिडक्शन से काम हो रहा है तो क्यों कार्बन रिडक्शन यूज करना, मुद्दा इतना सा है। तो आप किस किस के लिए कार्बन रिडक्शन यूज कर सकते हो, जिंक के लिए, आयरन के लिए और SN के लिए कर सकते हो। उधर से तो कोई करेंगे नहीं, इधर से भी कोई करेंगे नहीं। सर आपने वो बीच के नहीं लिखा है, हाँ वो CD कोनी, उनके लिए भी कर सकते हो, CD कोनी के लिए भी कर सकते हो, बट वो सिलेबस में अपने बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो ये कार्बन रिडक्शन इसके लिए यूज़ कर लिया। एल्यूमिनियम रिडक्शन, एल्यूमिनियम रिडक्शन किसके लिए यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम रिडक्शन इज मेनली यूज फॉर मैग्नीशियम, सॉरी मैंगनीज एंड क्रोमियम। Mn और Cr के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करने के लिए मेनली एल्यूमिनियम रिडक्शन यूज करते हैं। और ये जो ऊपर वाले निहायती लोग हैं, ये तो एल्यूमिनियम रिडक्शन से भी कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनके लिए तो साहब आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करना पड़ता। तुम बोलोगे सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक, वो जनरली बहुत ज्यादा काम भी नहीं आता है। कैल्शियम जिंदगी में कितना जरूरी है? जरूरी तो सर बहुत है, यस आई एग्री, बहुत जरूरी है। पर रियल लाइफ में अपन रोज रोज के चलते हैं तो कैल्शियम की तो ना सरिया होता है, कैल्शियम की ना शील्डिंग वगैरह होती है, ना कवर्स होते हैं, ना गाड़ियों पे प्लेटिंग कराते। कैल्शियम वैल्शियम इनकी, पोटेशियम की नहीं कराते ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं, बट आयरन की कराते हैं। जिंक बहुत यूज होता है, एल्यूमिनियम, यस एल्यूमिनियम यूज होता है बहुत, बाकी ऊपर वाले इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं। तो ये मत सोचना कि सर वो ज्यादा लोग करते हैं, नहीं, वो यूज बहुत कम कम होता है। ये सब चीजें बहुत यूज होती है, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड, है ना, HG, कॉपर, कॉपर भी बहुत यूज होता है, सिल्वर भी ठीक ठाक यूज होता है कंडक्शन वगैरह में और पहनने के लिए भी, और एल्यूमिनियम बहुत यूज होता है। अभी तुम बोलोगे सर फिर से सर समझ तो थोड़ा थोड़ा ही आया है, बहुत नहीं आया है, क्योंकि मैंने अभी बहुत समझाया भी नहीं है, बहुत मैंने समझाया भी नहीं है। इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब एक अनोखी चीज बताऊंगा थोड़ी सी, कि आयरन के लिए आप एल्यूमिनियम रिडक्शन भी यूज करते हैं, कहेंगे एल्यूमिनियम रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक केस होता है जब वो करनी होती है वेल्डिंग, तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आयरन को तो कार्बन रिडक्शन से काम हो जाता है। वो पढ़ेंगे अपन एलिंगम डायग्राम, तो चीज़ें और बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक तुम्हारा बहुत वाजिब प्रश्न होगा कि सर मैंगनीज और क्रोमियम के लिए अपन एल्यूमिनियम रिडक्शन यूज करते हैं, जिंक के लिए कार्बन क्यों करते हैं? क्योंकि जिंक कार्बन रिडक्शन से ही रिड्यूस हो जाता है। तो सर ऐसे तो सर क्रोमियम भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो लेस रिएक्टिव है। नहीं, क्रोमियम कार्बन रिडक्शन से रिड्यूस नहीं हो पाता है, ये समझाना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है। क्रोमियम की साइज थोड़ी छोटी होती है, उसके बीच में वॉइड्स होते हैं, वो सब फालतू की बातें छोड़ो। क्रोमियम कार्बन के साथ रिड्यूस होने के बदले हाई टेम्परेचर पे कार्बाइड बना लेता है। ठीक है, तो अपन गए थे, अपन चाहते थे कि कार्बन के साथ रिड्यूस होके क्या बे, क्या करा मैंने ये, हाँ जो भी हो, मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए। बट क्रोमियम क्या कर लेता है? क्रोमियम कार्बन के साथ रिड्यूस होकर कार्बाइड बना लेता है। ठीक है, तो मेटल चाहिए था और मेटल का कार्बाइड ही बन गया। तो अब कोरा मेटल चाहिए था और मेटल के साथ कुछ और आप फ्री में ले आए, तो बेचारे इससे तो कार्बाइड ने बोला ऑक्सीजन ही अच्छा था, क्यों कार्बाइड ले आया। ठीक है, तो मैंगनीज और क्रोमियम कार्बाइड बना लेते हैं। सर जिंक नहीं बनाता? नहीं, जिंक कार्बाइड नहीं बनाता। जिंक की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, बट साइज की ऐसी की तैसी, अब तो याद रखो जिंक कार्बाइड नहीं बनाता है। मैग्नीशियम और क्रोमियम कार्बाइड बना लेते हैं कार्बन रिडक्शन से, इसलिए कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो उसको उसके जो हायर डेरिवेटिव है, हायर अल्टरनेटिव है, एल्यूमिनियम यूज करना पड़ता है। लिखिए इतना दोस्तों जल्दी से। तो पहली जो प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जी, वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके बारे में एक शब्द भी बहुत ज्यादा डिस्कस अपन नहीं करेंगे। तो इसमें जो प्रोसेस है सिलेबस में दो ही प्रोसेस है, गोल्ड और सिल्वर के लिए। नाम लिख देता हूँ मैं सिर्फ, मैकअर्थर फॉरेस्ट सैनेट प्रोसेस, तो आखिरी मतलब फर्स्ट लेक्चर के आखिरी में देखी थी, मैकअर्थर फॉरेस्ट, MAC है ना, मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो इसकी बात अपन हाइड्रोमेटलर्जी की पहले ही कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू मेटलर्जी वाया हीट, दैट इज पायरोमेटलर्जी, रिडक्शन वाया हीट।
ये भी सस्ती प्रोसेस है। मैंने किसके लिए बताई है, या तो गोल्ड के लिए तो करते नहीं है, गोल्ड ऑक्साइड बनाते ही नहीं, गोल्ड तो अकेला रहता है बेचारा गरीब। सिल्वर बनाता है ऑक्साइड, और सिल्वर बनाता है, और मर्क्यूरी बना सकता है। तो सिल्वर, जैसे सिल्वर है Ag2O, ठीक है, इसकी जो प्यार है सिल्वर का ऑक्सीजन के प्रति वो काफी कम है, क्योंकि लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो Ag2 है तो क्या बनेगा, Ag+O2। ये मत बोलना सर बैलेंस करो, बैलेंस करना आपका काम है, ठीक है, बैलेंस करना आपका काम है। सिमिलरली जैसे Ag2O के साथ अगर HgO होता तो HgO को भी आप रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। लिखिए इसको, HgO को भी आप रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। Ag2 की जगह मैंने क्या बोला, HgO होता तो HgO भी रिड्यूस होके Hg+O2 बना लेता। बैलेंसिंग आपको करनी है, स्कूल एग्जाम में बिना बैलेंसिंग के काम नहीं चलेगा। वैसे स्कूल एग्जाम में मेटलर्जी रिएक्शन में ये नहीं दी है ना, इसको ब्लॉक्स में इंक्लूड करा है, बट अपन पूरा पढ़ते हैं ना, इधर उधर का भी होना चाहिए थोड़ा नॉलेज। दूसरे चैप्टर्स में दी हुई हैं चीज़ें, बट है तो इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये दो लिखिए, पायरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस पर मेटलर्जी में क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी। इसमें जो क्वेश्चन आता है ब्लॉक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। लिखिए इसको जल्दी से, ठीक है। थर्ड कौन है, थर्ड है सेल्फ रिडक्शन। थर्ड है सेल्फ रिडक्शन, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिडक्शन पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिडक्शन में क्या करते हैं, जैसे सल्फाइड और है, उसमें क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। मजे की बात बताऊं तो रोस्टिंग में क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग में जैसे मैंने बोला था वो लिड खुली रखते हैं, ऑक्सीजन पास करते जाते हैं, तो ऑक्सीजन भी फ्री में तो पड़ती है, सिर्फ फ्री में नहीं, ये प्योर ऑक्सीजन नहीं है, वो हीटेड ऑक्सीजन और ये सब चीजें लगती हैं, तो थोड़ा तो खर्चा होता है। तो इन सब मेटल्स में क्या पाया गया कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं भी देंगे, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन से लोग काम चला लेंगे। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे दो, कम हो जाएगा, सेल्फ रिडक्शन कर लेंगे। कौन कौन, पीबी, एचजी और सीयू, या फिर पीबी, सीयू और एचजी, क्योंकि बात तो वही है, बट स्टिल। तो पीबी का जैसे सल्फाइड है ना, लिमिटेड, क्योंकि ज्यादा दे दोगे तो फिर तो वो खुद ही कन्वर्ट कर देगा ना, ज्यादा दे दोगे तो फिर तो डायरेक्टली PbO+SO2 बन जाएगा, और फिर उसको आगे फर्दर आप ले जाना, आगे की चीजें किसी और प्रोसेस से रिडक्शन करा देना, कार्बन वगैरह किसी से, बट वो थोड़ा सा महंगी प्रोसेस है, ये सस्ती प्रोसेस अपने आप कर लेती है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन में क्या बन गया, PbO+SO2, ठीक है। अब ये तीन एलिमेंट में ये खास चीज पाई गई है कि इनके सल्फाइड और ऑक्साइड जब मिलते हैं, ये सिर्फ तीन में होता है ना, इनके बाकी के अलावा ऐसा जिंक में मत कराना, ZnS+ZnO ऐसा नहीं करेगा, बट PbS+PbO दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन करा के फिर से Pb+SO2 बनाते हैं। Pb हुआ रिड्यूस और सल्फर हुआ ऑक्सीडाइज, ठीक है। तुम बोलो सर फिर तो हम तो हर जगह करा देते, 10th क्लास ZnS+ZnO, अबे 10th क्लास में सिर्फ इधर उधर करते हैं, इधर लॉजिकल चीजों के साथ चली जाती है। लॉजिकली ZnS+ZnO Zn+SO2 नहीं देता है, बट PbS+PbO Pb+SO2 देता है, ठीक है, सही बात। और एक और चीज है कि साइड में PbSO4 भी बनता है ना, साइड प्रोडक्ट, क्योंकि कई बार मैंने देखा इसका, एक बार क्वेश्चन देखा था, तो साइड प्रोडक्ट PbSO4 और फलाना डिमका पीबी के दूसरी चीजें भी बन जाएंगी। तो ये मैंने पीबी के लिए सेल्फ रिडक्शन, सर सेल्फ रिडक्शन कैसे हुआ, आप तो नाम का पहले जस्टिफाई करो। अबे खुद के जो ऑक्साइड है, जो अपने ऑक्साइड बनाया, खुद के ऑक्साइड ने खुद के सल्फाइड को रिड्यूस कर दिया बाद में, तो सेल्फ ही तो हुआ। आपको किसी बाहरी आदमी की जरूरत थोड़ी पड़ी, ना कार्बन की, ना कार्बन की, ना एल्यूमिनियम की, ना किसी और की, खुद के ऑक्साइड से हो गया। सर आपने पीबी के लिए बता दिया, बाकियों के लिए, अरे बाकियों के लिए भी लिख लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पीबी के लिए लिख लिया, सीयू के लिए लिख लो, सीयू के लिए लिख लो, Cu2S लेते हैं ना, O2 लिमिटेड, क्या बनेगा, Cu2O+SO2, नाउ Cu2S plus Cu2O give Cu+SO2, ये वही कॉपर के लिए, ये वही कॉपर के लिए। अब Hg के लिए बात करूँ तो Hg के लिए भी लिख लो, उसमें क्या है, Hg के लिए HgS लगता है, ठीक है। थोड़ी सी आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि इसमें +1 वाला लेते हैं और Hg में +2 वाला लेते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा ना, हर चीज थोड़ी नहीं एकदम आपको परोसी जा सकती है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से, जो बाकी का कंपटीशन है जो नहीं पढ़ रहे उनके आगे आप तभी होंगे जब आप थोड़ा सा याद भी रखना सीखेंगे, ठीक है। लॉजिक के अलावा थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा कि HGS, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, वो जेई वाला क्या करेगा, HGS और G+1 और +2 दोनों देगा, बट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो HgO+SO2, और फिर से सेल्फ रिडक्शन करो,
HgS प्लस HgO का तो क्या बनेगा Hg प्लस SO2। SO2 बन के निकल गई, यहाँ भी निकल गई। साइड प्रोडक्ट सब जगह बनेंगे, सेल्फ प्रोडक्शन मेनली 3 के लिए PbCuHg, है ना। सेल्फ प्रोडक्शन मेनली 3 के लिए PbCuHg। लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे बढ़े, चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर कार्बन रिडक्शन है। कार्बन रिडक्शन की बहुत सारी बातें करनी है, बट बहुत सारी बातें अपन अलग अलग सेगमेंट में करेंगे, है ना। थोड़ी बातें अपन आयरन वाले सेगमेंट में करेंगे, थोड़ी बातें अभी कर लेते हैं, और थोड़ी बातें एलिंगम डायग्राम में करेंगे। कार्बन रिडक्शन या रिडक्शन वाया कोल या चारकोल या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा रिडक्शन, सब सेम चीजें हैं, सब सेम चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा करते हैं, जैसे मैंने किस किस के लिए बताया, जिंक के लिए कर सकते हो आप, आयरन के लिए कर सकते हो, लेड में भी थोड़ा बहुत क्वालिटी ऑफ, कुछ क्वालिटी ऑफ लेड के लिए भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि ज़्यादा सस्ता तो सेल्फ प्रोडक्शन पड़ रहा है ना। यहाँ पर मेनली मैं बात करूँ, जैसे आयरन की बात कर लूँ या जिंक की बात कर लेते हैं, जिंक की कर लेते हैं, है ना, जिंक की कर लेते हैं। जैसे सपोज ZnO है, तो इसमें कार्बन डालोगे तो क्या बन गया, Zn प्लस CO, ये कार्बन द्वारा रिडक्शन है। और अगर इसमें कार्बन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा रिडक्शन कराना होता तो ZnO प्लस CO देता Zn प्लस CO2। तुम बोलोगे सर कब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अभी लोड नहीं लेना है, ये एलिंगम डायग्राम में सीख जाओगे, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कार्बन रिडक्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन में बहुत ज्यादा बोलने में फर्क नहीं पड़ता है, याद रखने में फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा जो डायग्रामेटिक फर्क है वो एलिंगम डायग्राम में अपन सीखेंगे। अभी के लिए कार्बन रिडक्शन मतलब कार्बन भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी दोनों चलेंगे, है ना। कार्बन रिडक्शन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन या फिर स्मेल्टिंग भी इसी को बोलते हैं, और कोल द्वारा या चारकोल वाला भी इसी को बोलते हैं। स्मेल्टिंग में आगे मैं स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि स्मेल्टिंग मतलब हमेशा कार्बन रिडक्शन नहीं होता है, बट कार्बन रिडक्शन इज स्मेल्टिंग, है ना, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में होती है सब चीजें, है ना। तो ये सब है, स्मेल्टिंग वगैरह तो ठीक है, और भी चाहो तो और भी लिख सकते हो इसमें, और लिख सकते हो Zn के अलावा लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। आयरन लिख सकते हो, है ना। तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम बोल रहे थे सर ये तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अभी तो बेसिक ही है ना। जब मैं इसमें आयरन में ब्लास्ट फर्नेस पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है, अलग अलग जोन्स होते हैं, उनका अलग अलग रोल होता है, तो वो सब चीज़ें कार्बन रिडक्शन के द्वारा ही पाई गई है। ठीक है, अब जब अपन आयरन का रिडक्शन पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें और आती है, स्लैग और फ्लक्स वगैरह, तो मैं यहाँ बताऊँ कि वहाँ बताऊँ? यहीं सुन लो या फिर वहाँ सुन लो, टाइम नहीं है। ठीक है, चलो दो एक वर्ड आप सुन लीजिए, है ना। फ्लक्स, क्योंकि कार्बन रिडक्शन में ये सब चीज़ें क्या होती है, मोल्टेड फॉर्म में होती है ना, मोल्टेन फॉर्म वगैरह में होती है। फ्लक्स और स्लैग की बात करें, है ना, फ्लक्स और स्लैग की बात करें तो पहले चीज सुन लो कि फ्लक्स आर इम्प्योरिटीज, मतलब सॉरी फ्लक्स, हाँ इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर एडेड टू इम्प्योरिटीज। क्या फालतू बात कर रहे हो, अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इजी है बहुत, अभी समझ आ जाएगा। टू फॉर्म स्लैग, सर ये क्या बकवास करो, अरे रुको ना। फ्लक्स आर, इट इज अ टाइप ऑफ, मैं डेफिनेशन ही लिखा दूं, ठीक है, डेफिनेशन ही लिखा दूं, सब्सटेंस, फ्लक्स आर दी सब्सटेंसेस, फ्लक्स लिख लीजिए आप, फ्लक्स आर द सब्सटेंसेस, फ्लक्स आर द सब्सटेंसेस which are used to remove impurities, which are used to remove impurities, flux are the substances which are used to remove impurities, है ना। flux when combined with impurities produces slag, flux when combined with impurities produces slag, है ना। flux can be of two type, flux can be of two type, या तो होगा acidic flux जिसको आप यूज करोगे बेसिक इंप्योरिटीज के साथ, एसिडिक फ्लक्स को यूज करोगे बेसिक इंप्योरिटीज के साथ तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, कुछ कंबाइन होगी, स्लैग बनेगा। या तो यूज करोगे आप बेसिक फ्लक्स, कि आपका फ्लक्स बेसिक है, और अगर फ्लक्स बेसिक है तो फिर इंप्योरिटीज एसिडिक होना, वैसे मैं उल्टा बोल रहा हूँ,
है ना। अगर मार्केट में जैसे आपको दिख रहा है ये आयरन रिडक्शन है, इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो एसिडिक है, अगर आपको दिख रहा है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो एसिडिक इम्प्योरिटीज है, तो एसिडिक इम्प्योरिटीज है तो आप डालो बेसिक फ्लक्स, और बेसिक इम्प्योरिटीज है तो आप डालो एसिडिक फ्लक्स। आपको कैसे पता पड़ा, अरे इम्प्योरिटीज पता रहती है एसिडिक की बेसिक है, जैसे सिली है, सॉरी सिली मतलब SiO2 सिलिका वगैरह, SiO2 सर कैसे पता पड़ा, अबे नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक इम्प्योरिटी है, अच्छा सर SiO2 एसिडिक इम्प्योरिटी है, बात तो सही है, एसिडिक इम्प्योरिटी है तो सर फ्लक्स कौन सा डालेंगे, अरे फ्लक्स बेसिक डालेंगे, एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव कौन करेगा, बेस करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा, जैसे एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा बेसिक फ्लक्स। तो सर एग्जांपल दे दो, ठीक है एग्जांपल देता हूँ, एसिडिक फ्लक्स है ना, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो जैसे अगर इम्प्योरिटी बेसिक है, इम्प्योरिटी बेस है, तो आप एसिडिक डाल दो, तो एसिडिक में जैसे SiO2 एसिडिक फ्लक्स है ना, इसके अलावा बोरैक्स यूज कर सकते हो, बोरैक्स यूज कर सकते हो, Na2B4O7, इसके अलावा B2O3 यूज कर सकते हो। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड एज एन एसिडिक फ्लक्स, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वो बेसिक इंप्योरिटीज को निपटा देंगे। एसिडिक इंप्योरिटीज को कौन निपटाएगा, बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो जैसे FeO है, ZnO है, ये सब बेसिक फ्लक्स हो सकते हैं, ठीक है। FeO, MgO, CaO, CaCO3 भी यूज करते हैं कई बार, MgO भी यूज कर सकते हैं, तो ये सब इम्प्योरिटीज को रिएक्शन करते हैं, जो आपके सामान मतलब ये जो बड़ा सा फ्लक्स सॉरी बड़ा सा जो क्या बोलते हैं इसको, फर्नेस, बड़ा सा फर्नेस है जो इसमें बहुत सारा आप सामान डाल रहे हो, आपके बड़े फर्नेस में अगर इम्प्योरिटीज हैं, तो उन इम्प्योरिटीज अगर बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स डाल दो, तो एसिडिक फ्लक्स और बेसिक इम्प्योरिटी मिलकर स्लैग बना देगी। सर वो सब तो ठीक है, स्लैग क्या है, स्लैग क्या, चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग चिट्टी कलाई, अरे नहीं, दूध के ऊपर जैसे मलाई, व्हाट इज स्लैग, है ना, गाना है कि नहीं, लड़की पागल है ना, तो इट इज नथिंग बट दूध के ऊपर जैसे मलाई, स्लैग इज नथिंग बट दूध के ऊपर। अब सब फालतू बात अगर स्कूल एग्जाम में आ गया तो दूध के ऊपर मलाई लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिख देना, अरे नहीं इंग्लिश में भी मत लिखना स्कूल एग्जाम में, तो इसकी डेफिनेशन लिखो, स्लैग इज अ फ्यूजिबल मोल्टन मास, स्लैग इज अ फ्यूजिबल मोल्टन, मोल्टन ना इमिसिबल होता है, मोल्टन मास, slag is a fusible molten mass which is immiscible, जो घुलता नहीं है, जो घुले नहीं वो immiscible है ना। immiscible की स्पेलिंग देख लेना एक बार, शायद सी भी आता हो, और अगर आता हो तो लगा देना, नहीं आता तो ठीक है, वैसा आता है, ठीक है, which is immiscible in our mineral या फिर in our ore, है ना, in our mineral या in our ore या in metallic ore, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी डेंसिटी भी कम है, क्योंकि दूध के ऊपर जैसे मतलब ये तो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी है, तो ये तो सब अब नेचर बता रहे हो, देखो याद ऐसे ही रखना है। सर इसका फायदा क्या हुआ, फायदे की बात करो सर, हम तो फायदे की बात करते हैं देखो दोस्तों, है ना। तो ऐसा है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मोल्टन स्टेट में अगर आपकी इम्प्योरिटी है, जैसे सिलिकेट की SiO2 की इम्प्योरिटी है, तो पहला मेरा प्रश्न, अगर इम्प्योरिटी SiO2 है तो आप एसिडिक फ्लक्स यूज करोगे कि बेसिक फ्लक्स यूज करोगे। चलो एग्जांपल बताता हूँ, इम्प्योरिटी SiO2 है ना, इम्प्योरिटी मेरी SiO2 है, तो सर दिमाग लगाओ, ऐसे ही मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब खुद एसिडिक है, और अगर वो खुद एसिडिक है तो आपको फ्लक्स बेसिक यूज करना पड़ेगा, है ना, BF, अरे BF मतलब बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। तो जैसे FeO मान लो या CaO मान लो, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CaSiO3, एंड व्हाट इज दिस इज स्लैग, दिस इज स्लैग। तो सर स्लैग का अचार डालेंगे, नहीं अचार वचार नहीं डालना है, जैसे दूध के ऊपर मलाई को हटाते हो वैसे पी लेते हैं, बट ये नहीं पी सकते हैं ना, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि एकदम मलाई जैसे दिल पे ले लिया, आपको इसको हटाना है। फायदा क्या हुआ, अबे फायदा ही फायदा है, 25 दिन में पैसे डबल, नहीं पैसे डबल वाला फायदा नहीं है। SiO2 जो इम्प्योरिटी थी वो CaO के साथ स्लैग बना के ऊपर आ गई, देखो 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 देखो, फ्यूजिबल मोल्टन मास विच इज इमिसिबल इन मेटेलिक ओर, मतलब जो SiO2 की इम्प्योरिटी स्लैग बना के मोल्टन मास ऊपर आ गया है, जो मेटेलिक ओर में इमिसिबल नहीं है, घुलेगा मतलब मिसिबल नहीं है, घुलेगा नहीं, और अगर घुलेगा नहीं और ऊपर इम्प्योरिटी आ गई तो दोस्तों मलाई को तो निपटाना बहुत आसान है। ऊपर मलाई आ गई, मलाई में इम्प्योरिटीज का स्लैग है, अरे धमधम धमाधम निकाल दो स्लैग, स्लैग निकल गया, इम्प्योरिटीज निकल गई, मजा आ गया, इम्प्योरिटी का निकलना हो गया, तो मजेदार चीज है सर,
है ना, बस नाम थोड़े से कठिन है, नाम थोड़े से कठिन है और याद रखना है। फ्लक्स, इम्प्योरिटीज, स्लैग याद रखना है स्कूल एग्जाम के लिए भी और जेई नीट के लिए भी। व्हाट आर फ्लक्स, व्हाट इज इम्प्योरिटीज एंड व्हाट इज स्लैग। तो ये कार्बन रिडक्शन में, अब जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो मैं वहां इसको बहुत डिटेलिंग में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लिखिए।